गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MCS एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मृदा। भारतीय मृदा के बारे में इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। पिछले जो क्लासेस हमारी हुई हैं वो आपके इंडियन क्लाइमेट पे, भारतीय जलवायु पे बेस्ड थी और उम्मीद करता हूँ भारतीय जलवायु की एक ठीक ठाक समझ आपके अंदर हो गई होगी और कोई भी क्वेश्चन अब आपसे मिस नहीं हो रहा होगा। इसी तरह से उम्मीद करता हूँ कि मृदा जो आपकी आज का जो टॉपिक है इंडियन सोल्स है उसमें भी आपको एक अच्छी पकड़ बन जाएगी, ये निश्चित है, पूरा विश्वास है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से बहुत सीरियसली एक एक टॉपिक को ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए और जो आता है उसका तेज़ी से प्रखरता के साथ उसके आंसर्स भी देते रहिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज भारतीय मृदा के बारे में और देखते हैं कि भारतीय मृदा का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से किया गया है, कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ये बहुत सारे जो आधार हैं इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे और कौन सी वनस्पतियाँ किन पदार्थों, खनिज पदार्थों की प्रचुरता किस मृदा में होती है और ये तमाम सारे ऐसे बेसिक बातें हम लोग जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेते हैं पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहे हैं मृतिका स्तर अल्प जलभृत होता है। ठीक। दूसरा कहता है मृडमय खनिजों में, मृडमय खनिज होना चाहिए, मृडमय खनिजों में नहीं, मृडमय खनिजों में अंतरकण अवकाश न्यूनतम होता है। तो ये दो स्टेटमेंट दिया है और दोनों स्टेटमेंट्स में यानी कि ये दोनों कथन है दोस्तों, दोनों कथन है। तो देखिए, चाहे कथन लिख करके या ऐसे ही नंबरिंग कर दे तो आप मान के चलेंगे स्टेटमेंट ही है वो। निम्नलिखित आगे कह रहे हैं निम्नलिखित दिए गए कूट का प्रयोग करते सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहे हैं दोनों कथन सही हैं, कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो इस तरह से आपको जवाब देना है। मैं बताना ये चाह रहा था कि आपको प्रश्न के जवाब किस रूप में देने होंगे। तो पहला कह रहा है मृतिका स्तर अल्प जलभृत होता है। तो मृतिका स्तर जो है यानी मृतिका की देखिए 3 स्तरें पाई जाती हैं। तो ऊपरी स्तर, मध्यवर्ती स्तर और निचली स्तर। निचली स्तर पर ही जिसे आधार स्तर भी कहते हैं या निम्न स्तर कहते हैं, इसी के ऊपर बाकी शेष स्तर डिपेंड होते हैं और जो हमें दिखती है मृदा वो सबसे ऊपरी वाली ही हमको देखने को मिलती है। फिर जब इसकी खुदाई करते हैं तो दूसरा स्तर हमको दिखता है और उसके बाद तीसरा स्तर होता है। तीसरे स्तर पर ही बाकी सभी स्तर डिपेंड होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, ये बारीक बारीक कणों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। मृदाएं जो है बहुत बारीक बारीक कणों से मिलकर के बनी होती हैं। इनका क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने देखा है कि कुल 6 प्रकार की मृदा होती हैं मृदा की आकार और संरचना के आधार पर। मैं थोड़ा बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि सबसे बड़ा जो आकार होता है लगभग 5 mm का होता है। तो क्या होता है, बजरी होता है वो, बजरी सबसे मोटा आकार होता है कणों का और 5 mm से अधिक होती है। ये ध्यान रहे, 5 mm से अधिक जो मोटे कण होते हैं वो बजरी कहलाते हैं। और 5 mm तक, 2 mm से 5 mm तक, 2 mm से 5 mm तक जो होता है वो बारीक बजरी कहलाता है, बारीक बजरी। तो दूसरा ये क्लासिफिकेशन है। तीसरा क्लासिफिकेशन सुनते जाइएगा आप लोग, यानी अब 2 mm तक था इसमें तो 2 mm तक अधिकतम होगा यहाँ पर। 2 से 5 mm इसमें था बारीक बजरी में और बजरी में जो था 5 mm से बड़े कण जो होते हैं वो रखे जाते हैं। तो उसके बाद आपका होगा मोटी बालू दोस्तों, मोटी बालू होगा। मोटी बालू का क्या व्यास होगा, आप 0.2 से लेकर के 2.00 समथिंग करके आप जो भी कर सकते हैं, mm से लेकर के और फिर कितना होगा 2 mm तक होगा। ठीक है, 0.2 mm से लेकर के 2 mm तक, ये 0.2 mm है और ये 2 mm है, ध्यान रहे इसमें से। तो तीसरा क्लासिफिकेशन मोटी बालू का हो गया। चौथा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बारीक बालू का होता है दोस्तों, बारीक बालू। अब स्वाभाविक है बारीक बालू जो है 0.2 mm 20 समथिंग कुछ भी कर सकते हैं आप, इस तरह से आप लिख सकते हैं। 2 mm अधिकतम होगा। अब इससे कम ही होगा तो कितना होता है कम दोस्तों, तो 0.02 mm से 0.2 mm तक होगा, ये बारीक बालू का आकार होगा। ये चौथा क्लासिफिकेशन था। फिर अब 5वां क्लासिफिकेशन आपका होगा गाद। ये गाद का जो व्यास होता है दोस्तों वो 0.002 से लेकर के यहाँ तक होता है, कहाँ 0.02 तक होता है, ये mm होगा। ठीक है दोस्तों, ये गाद की जो है कणों की आकार जो है मोटाई है। और छठा जो क्लासिफिकेशन है ये कहाँ तक होगा दोस्तों, ये देखिए 0.002 जो दिया है ना, तो 0.002 तक होगा, 0.002 तक होगा, mm तक होगा। लेकिन कहाँ से होगा दोस्तों, इससे कम व्यास के हैं, इससे कम व्यास वाले। तो 0.002 mm से कम व्यास वाले इनको क्या कहा जाएगा, चिकनी मिट्टी कहा जाएगा, चिकनी मिट्टी।
तो ये क्लासिफिकेशन आप याद रखिएगा दोस्तों मिट्टी। तो 6 प्रकार का कुल मृदा को क्लासिफिकेशन के कणों के आधार पर 6 प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पर जो कह रहा है मृतिका स्तर अल्प जलभृत होता है, तो यही जो बारीक कण हैं, यही इन्हीं बारीक कणों के मिलावट संरचना के आधार पर इनको 6 प्रकार से कहा गया है। बजरी कहा गया है, बारीक बजरी कहा गया है, फिर इसके बाद आपका मोटी बालू कहा गया है, फिर इसके बाद बारीक बालू है, फिर गाद है, फिर चिकनी मिट्टी है। ये आपका कुल टोटल क्लासिफिकेशन है दोस्तों, ठीक है। बजरी में 2 हैं, फिर इसके बाद बालू में 2 हैं, फिर गाद और चिकनी मिट्टी, कुल 6 प्रकार का क्लासिफिकेशन है। ये तो आपकी जानकारी थी कि कणों के आधार पर मृदा को रखा गया है किस तरह से। अब इनका मैंने इसके पहले आपको स्तर बताया था, 3 तरह के स्तर होते हैं, ठीक। तो देखिए मृतिका अल्प जलभृत होती है, यानी कि बहुत कम पानी होता है इसमें, थोड़ा पानी उनके सोगों में फंसा रहता है, वो सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मृडमय में खनिजों में अंतरकण अवकाश न्यूनतम होता है, यानी कि एक कण के से दूसरे कण के मध्य की जो डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, ये कह रहा है। तो निश्चित तौर से ये जो इनके मध्य में कणों का जो है अवकाश यानी गैप बहुत कम होता है, इसी कारण से इसमें बहुत कम जल आ पाता है। तो जल यही तो कह रहा है मृतिका जल अल्प जलभृत होता है। जी हाँ, अल्प मतलब छोटा हो, जलभृत मतलब जल से भरा हुआ, यानी कम जल से भरा हुआ होता है मृतिका। सही है दोस्तों, क्यों? क्योंकि मैंने यह भी आपको बताया है कि इन अंतर कणों में, इन कणों के बीच में जो एक कण है, ठीक है, ये बारीक कण वाले जो ये सब आकार बजरी है, बारीक बजरी है, ठीक है, मोटी बालू है, बारीक बालू है, ये जो आपका क्लासिफिकेशन किया गया है, गाद है, चिकनी मिट्टी है, इनमें क्या कणों के बीच में गैप बहुत कम होता है, इसमें पानी कम भर मिलता है, तो ये कारण है। तो इसमें इसके आधार पर अगर आंसर को हम देखेंगे दोस्तों, तो ये आप देखते चले जाइए कि आंसर क्या होगा इसमें से। देखिए मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, इसमें से आंसर होगा आपका कि दोनों ही कथन सत्य हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है, सही कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। क्यों कर रहा है मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया है आपको, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। ये थोड़ा कठिन सवाल था, इस नाते मैंने डायरेक्ट आपका जवाब दे दिया है दोस्तों। चलिए, आप जिनके बारे में आपको लगता है कि मुझे खुद देना है, तो आप उसको पॉज करके आंसर खुद दे सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त होती है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के लिए पहाड़ी क्षेत्र में भूमि का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इनमें से आपका दे रहा है ऑप्शन। इन ऑप्शन के आधार पर आपको जवाब देना होगा कि कौन सी विधि का प्रयोग करके जो है पहाड़ी भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है वेदिकाकरण है, समोच्च रेखीय बंधन और समोच्च रेखीय बंधन। दूसरा कह रहा है स्थानांतरण जुताई और तीसरा कह रहा है समोच्च रेखीय जुताई। तो देखिए ये जो वेदिकाकरण है ना, यानी कि जो आपका जो मृदा होती है, जैसे जो पहाड़ी होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र में कुछ ढलान इस तरह से होते हैं ना मृदा के, ऐसे ऐसे आप देखेंगे तो पहाड़ियों के ढलान कुछ इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या वेदिका बना करके इसमें समोच्च जुताई की जाती है, यानी इस तरह से क्षैतिज रूप में इसकी जुताई की जाती है, जिससे कि मृदा का ढाल इस तरह से बनेगा। तो मृदा अगर इस तरह की जुताई कर देंगे दोस्तों, तो पानी सड़क करके मृदा का बहुत ज़्यादा क्या हो अपर्दन हो जाएगा और मृदा नीचे वाले हिस्से में आ जाएगी। इस नाते इसको समोच्च रेखीय जुताई कर दी जाती है, समान मतलब यानी समान रेखा को मिलाती हुई जो है समोच्च जुताई की जाती है। तो ये बंधन और बांध क्या है, इस तरह से ऊंचाई ऊंचाई पर बांध दिए जाते हैं समय समय पे, जिससे कि पानी का संग्रह हो और पानी जो है क्या नीचे अंदर तक सूखों तक पहुंच जाए पानी, इस तरह से कर दिया जाता है बंधन। तो ये बिल्कुल आपको ये मृदा को कटान, पहाड़ी मृदा को कटान में रोकने में सहायक होता है, तो बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है स्थानांतरण जुताई, जो कह रहा है स्थानांतरण जुताई मतलब क्या होता है, यानी स्थानांतरण कृषि जो है ये भी कह रहा है कि सहयोगी नहीं, स्थानांतरण कृषि बिल्कुल सहयोगी नहीं होती है। इससे क्या होता है, वनों को काट दिया जाता है और उसमें कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए खेती की जाती है, जब तक वो उर्वर रहती है। तो ऐसा क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र की मृदा को काटने में उपयोगी नहीं है, बल्कि उसकी मृदा को और बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो नहीं सकता है बिल्कुल। दूसरा समोच्च रेखीय जुताई, यानी ये जुताई मैंने जो बताई है कि मतलब उसका ढाल जिधर है उसके विपरीत में जुताई कर देते हैं। विपरीत का मतलब यही मैंने बताया, ढाल इधर से है तो जुताई विपरीत का मतलब ऐसे ना सोचिएगा, विपरीत मतलब ये क्षैतिज रूप में उसकी जुताई कर दी जाती है, जिससे कि वो बिल्कुल मृदा कटान कम करे। तो ये दूसरा पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, दूसरा आपका सही नहीं होगा। तो कूट में जो दे रहा है दोस्तों वही सही हो जाएगा। तीसरे में पहला तीसरा दे रहा है, बिल्कुल राइट आंसर यही होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। मृदा का जानते हैं कि भारतीय मृदा का क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया है दोस्तों, वो 8 प्रकार की मृदाओं का क्लासिफिकेशन किया गया। 8 मुख्य रूप से है और 27 गौण रूप से हैं। ये क्लासिफिकेशन किसने किया है दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने ये मृदा का क्लासिफिकेशन किया है। 8 प्रकार की मृदा होती है और 27 प्रकार की, ये 8 प्रकार की मुख्य होती हैं और 27 प्रकार की गौड़ होती हैं। मुख्य मृदाओं में अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे खास मृदा हमारी हो जाती है जलोढ़ मृदा, सबसे महत्वपूर्ण मृदा होती है। दूसरे नंबर पर मैं लिख दे रहा हूँ जलोढ़ मृदा हो जाती है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आपकी आ जाती है
लाल मृदा, लाल मृदा, ठीक है, लाल मृदा आ जाती है। तीसरे नंबर पर आपकी काली मृदा आ जाती है, ठीक है, काली मृदा आ जाती है, काली मृदा। और चौथे नंबर पर आपका लैटेराइट मृदा आ जाती है। कैसी आ जाती है? लैटेराइट मृदा। और पाँचवें नंबर पर आपका आ जाती है, कुल 8 क्लासिफिकेशन मैंने बताया आपको। पाँचवें नंबर पर मरुस्थलीय मृदा आ जाती है, मरुस्थलीय मृदा आ जाती है। छठे नंबर पर आपका जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा आ जाएगी, ठीक है। सातवें नंबर पर आप देख लेंगे तो पीट या दलदली मृदा, पीट एवं दलदली मृदा। और आठवां आपका क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है? क्षारीय एवं अम्लीय, या अम्लीय एवं क्षारीय मृदा, अम्लीय एवं क्षारीय, ठीक है, क्षारीय मृदा। तो ये जो आपकी होती हैं, ये इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन किया गया, 8 प्रकार से किया गया। किसने किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसका क्लासिफिकेशन किया है। अब इसमें क्या है? सब में अलग अलग मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे काली मृदा के बारे में कह रहा है दोस्तों, और मैं इसका क्षेत्र भी आपको बता दूँ, परसेंटेज के आधार पर आप देख लीजिएगा। तो जलोढ़ मृदा है, लगभग 43.4% हिस्से में पाई जाती है आपकी जलोढ़ मृदा। दूसरे नंबर की जो सबसे मृदा आती है वो 18.6% के साथ लाल मृदा आती है। फिर इसके बाद काली मृदा का स्थान आता है, 16.6% इसका हिस्सा काली मृदा का पड़ता है। फिर इसके बाद लैटेराइट मृदा आता है जो कि 3.7% के करीब में भारत में पाई जाती है ये। और फिर इसके बाद मरुस्थलीय, फिर इसके पर्वतीय, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये मृदाएं भी आपकी भारतवर्ष में जो शेष बस्ती है ये मृदाएं पाई जाती हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ये जी डिटेल है। अब इनमें क्या है पूछ रहा है काली मृदा में, एक एक मृदा अभी क्वेश्चन में आते जाएंगे तो मैं एक डिटेल आपको बताता जाऊंगा। बहरहाल यहाँ प्रश्न पूछा है लाल मृदा के बारे में, काली मृदा के बारे में, तो बात कर लेते हैं काली मृदा के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत में काली मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है, यानी काली मृदा किस चीज़ से संपन्न होती है? तो सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए, काली मृदा का जो विस्तार होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होता है, इसके अलावा मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु में के लावा के जो क्षेत्र है उनमें ये काली मृदा बड़े पैमाने पर पाई जाती है। इसमें कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूं, इस तरह की कृषि बड़े पैमाने पे की जाती है, ठीक है दोस्तों। कपास के लिए मूल रूप से यही मृदा पाई जाती है, जिसे चरणोजम मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। रेगुर मृदा भी इसे कहा जाता है, इसे लावा मृदा भी कहा जाता है, बेसाल्टिक चट्टानों से चूंकि बनी होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका तमाम सारे इसके नाम हैं आपको, ठीक है। लावा मृदा, पीट मृदा, पीट नहीं, लावा मृदा इसको कहते हैं, और बेसाल्टिक मृदा कहते हैं, चरणोजम मृदा कहते हैं, रेगुर मृदा कहते हैं। ये तमाम सारे इसके नाम हैं। कपासी मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ज्वालामुखी मृदा भी कह सकते हैं आप इसको, लावा मृदा कह सकते हैं। ये तमाम सारे इसके नाम हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है ना दोस्तों, वो प्रचुरता होती है पोटास की, चूने की, मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, ये प्रचुरता होती है। यहाँ पर देखो कमी इसमें क्या क्या होती है, कमी भी जान लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी होती है। तो चलो अब देखते हैं क्या क्या इसमें दिया है। लोहा है, चूना है, पोटास में से समृद्ध होती है। तो क्या है? लोहा, चूना और पोटास से समृद्ध होती है। बताइए, जवाब फटाफट देना है आपको कि इसमें पूछा है नहीं है, सही नहीं है। तो देखिए पोटास से समृद्ध होती है, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद में आपका चूना है, ये भी समृद्ध होती है, लोहे से भी काफ़ी हद तक समृद्ध रहती है। तो ये तो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। सही नहीं पूछा है आपको, ये जवाब देना है, इनमें से सही कौन सा नहीं है तो वो आपको ध्यान देना है। चलिए, तो ये सही है आपका बिल्कुल। नमी के प्रति धारणशील है, तो यानी नमी बहुत ज़्यादा धारण करती है, जी हाँ बिल्कुल सही है। काफ़ी दिनों तक पानी का इसमें बना रहता है स्रोत, मतलब यानी कि नमी बनी रहती है। उर्वरक और गन्ना उत्पादन में उपयुक्त होती है, जी हाँ गन्ना बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है ये, कपास के लिए, गन्ने के लिए मूल रूप से इसका जो है फ़ायदेमंद होती है। और मैंने बताया ज्वार, गेहूँ, सोयाबीन और चना भी इसमें बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, लेकिन कपास और गन्ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में आप देखिए सबसे ज़्यादा चीनी मिली है, और बहुत ज़्यादा यहाँ के गन्ने में क्या होता है, रस बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए चीनी वहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है अपेक्षित उत्तर प्रदेश के, ठीक है दोस्तों। चलिए ये भी ऑप्शन सही हो गया। फिर कह रहा है फास्फोरस और जैव तत्वों की प्रचुरता होती है, जी नहीं, यही गलत हो गया। यहाँ पर जीवाश्म, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस, जीवाश्म और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये बिल्कुल नहीं सही है आपका। पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, बाकी सभी सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, भारत में मृदा अपक्षय समस्या, मृदा का अपक्षय जो होता है समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है मृदा अपक्षय की समस्या भारत में मृदा अपक्षय की समस्या किससे संबंधित है? अब पहला कह रहा है वेदिका कृषि, जिसे को आप सीढ़ी नुमा कृषि भी कहते हैं, सीढ़ी नुमा कृषि को
क्या कहते हैं, वेदिका कृषि, तो ये बिल्कुल है। अब क्या मृदा अपक्षय समस्या से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इससे नहीं संबंधित है भाई, इससे बिल्कुल नहीं संबंधित हो सकती। क्यों, ये तो सपोर्ट करता है ना। यहाँ पूछा है मृदा अपक्षय कौन करता है, ये पूछा है कौन सा कारक है, तो ये नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। फिर कह रहा है वन उन्मूलन, जी हाँ, वन का अगर उन्मूलन करेंगे तो ये करेगा, ये क्या करेगा, ये समस्या करेगा कि अपर्दन की, मृदा के अपर्दन की, अपक्षय की समस्या क्रिएट करेगा। वनों का कटना, वन उन्मूलन नुकसान करता है, मृदा की कटान करता है दोस्तों। फिर कह रहा है उसका बंदी जलवायु, उसका में जी नहीं, ऐसा नहीं है, उसको कोई जलवायु अगर हो जाए उससे मृदा का बहुत ज़्यादा अपक्षय नहीं होता है, ऐसा कुछ माना नहीं जा सकता है कि ये इसका बहुत ज़्यादा सटीक जवाब है। तो इस नाते यहाँ पर आपका पूछना है कि प्रयोग में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो पूछा है मृदा अपक्षय की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वनोन्मूलन से, सबसे बड़ी समस्या इसी से होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दूसरा का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। कह रहे हैं 6 नंबर पे, भारत की लेटराइट मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो लेटराइट मृदा के बारे में आपको बताना है। ठीक है, लेटेराइट मृदा जो कि आप देखते हैं किन क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटेराइट मृदा का जो सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पाया जाता है दोस्तों, लेटेराइट मृदा जानते हैं कैसी मृदा होती है, ये ईंट के जैसी मृदा होती है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बरसता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी बरसने वाले क्षेत्रों में ये लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और आपने देखा है केरल के तटों पर बहुत बड़े पैमाने पर इसका विस्तार पाया जाता है। तो केरल है, ठीक है, महाराष्ट्र और असम में भी खूब ज़्यादा पानी बरसता है। तो ये कहाँ कहाँ मिलेगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, केरल में हो जाएगा, केरल में हो जाएगा, और जो असम में हो जाएगा, मुख्य रूप से मैं बता रहा हूँ, असम में हो जाएगा और महाराष्ट्र में। इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये मूल रूप से मैंने बताया, ठीक है, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है दोस्तों। ठीक, इसके अलावा वे क्षेत्र जहाँ पे वर्षा होती है, जैसे पश्चिमी घाट, यानी कि सह्याद्री आप कह सकते हैं उसको, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट के क्षेत्रों में पाया जाता है। राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। सतपुड़ा, विंध्याचल की पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। असम और मेघालय में भी, असम की पहाड़ी और मेघालय की पहाड़ी में भी पाया जाता है, मेघालय। ठीक है, खूब ज़्यादा वर्षा होती है तो ये लेटेराइट मृदा पाई जाती है। और ये जानते हैं लेटेराइट मृदा में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें इसका रंग जो है लाल होता है, लोहे के ऑक्साइड के कारण ये जो है लाल मृदा के रूप में देखने को मिलती है आपको। ठीक, और ये जानते हैं इसमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, लोहा एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में होता है। क्या क्या होता है, लोहा और एल्यूमिनियम बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। तो चलिए इतनी बड़ी लेटेराइट मृदा के बारे में आपकी जानकारी पर्याप्त है। आगे देखिए ऑप्शंस को देखते हैं। वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। तो क्या नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, जी नहीं, नाइट्रोजन पोटास का इसमें क्या होता है, कमी होती है। जो है चूना, नाइट्रोजन पोटास और चूना, इन सब चीज़ों की कमी होती है। तो पूछा है सही है कौन, तो पहला सही हो गया, दूसरा नहीं सही होगा। तीसरे में कह रहे हैं दोस्तों उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, नहीं, उत्तर प्रदेश और असम में इसका बिल्कुल भी अच्छा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसका अच्छा विस्तार नहीं है दोस्तों, ये गलत बात कह रहे हैं आपका, यहाँ पर नहीं है बिल्कुल। ये मृदा बिल्कुल नहीं पाई जाती इन क्षेत्रों में, मैंने अभी जहाँ जहाँ बताया उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं और सामान्यतः ये नहीं मिलती हैं उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में। तो गलत दे रहा है यहाँ पर, कह रहा है सही ऑप्शन बताना है, तो ये गलत हो गया। अगर चौथा कह रहा है इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी खेती होती है, जी हाँ, इन मिट्टियों में अच्छी कृषि की जाती है इनकी। ठीक है, तो आप जान लीजिए। इसके अलावा जो है चाय है, कहवा है ना, चाय, कहवा, रबर, सिनकोना और काजू, इनकी खेती अच्छे पैमाने में की जाती है, बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो इस तरह से इस कूट का जो आपका जवाब हो जाएगा, पहला और चौथे का ऑप्शन जिसमें होगा वही करेक्ट हो जाएगा। पहले में दे रहा है तो ये राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मृदा के विभिन्न पादपों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको। बताइए, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक जैव पदार्थों तथा का खनिज पदार्थ पोषक तत्व तथा जल से संयोग सबसे ऊपरी परत संस्तर में होता है। ये आपको जवाब देना है, फट से बताइए। बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक जैव पदार्थों का खनिज पदार्थ, पोषक तत्व तथा जल से संयोग सबसे ऊपरी परत का संस्तर में होता है। जी हाँ, मैंने 3 संस्तर बताए थे, ये संस्तर ग होता है, ये संस्तर ख होता है और ये संस्तर क होता है। ठीक है, तो क्या होता है, पोषक तत्व जल संस्तर से सबसे ऊपरी परत संस्तर में होते हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा पोषक तत्व इन्हीं ऊपरी संस्तर में होते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर कह रहा है मृदा की प्रक्रिया में सबसे निचली परत पर सबसे पहले बनती है। जी हाँ, पहले ये बनेगी, इसके बाद ये बनेगी, इसके बाद सबसे लास्ट में ऊपरी वाली परत बनती है। तो बिल्कुल ये संस्तर बिल्कुल सही कहा गया है। यही जो संस्तर है यही मृदा परिच्छेदिका भी कहलाता है दोस्तों, मृदा परिच्छेदिका।
मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। ठीक है, ये 3 संस्तर होते हैं और निचली जो संस्तर होती है दोस्तों इसी को ही जनक चट्टान कहते हैं। जनक चट्टान या आधार चट्टान के नाम से, या आधारी या आधार चट्टान। ठीक है, ये कहलाती है निचली वाली परत। ठीक, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे, तो दोनों सही आपका हो गया। सही उत्तर क्या है दोनों का, तो जिसमें भी कूट दिया होगा तो तीसरे में दे रहा है पहला दूसरा दोनों, तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सी आपका आंसर होगा। कह रहा है क्या, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल ये है। आप देख कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन नदियों में, महानदियों में आप देखेंगे तो इनके नदी डेल्टाई क्षेत्रों में कौन सी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, बिल्कुल है। और डेल्टाई क्षेत्रों में भी ये पाई जाती है, नदी घाटियों में डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। कह रहा है दूसरा, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा में क्या पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है? जी हाँ, पोटास और चूने की मात्रा बड़े अधिक मात्रा में पाई जाती है। पोटास भी पाया जाता है और चूना भी पाया जाता है बड़े मात्रा में, तो ये सही है। फिर कह रहा है प्रतिवर्ष बाढ़ों, ये बाढ़ों है, बढ़ों लिखा है, गलत लिखा था, बाढ़ों ऐसे होगा दोस्तों। बाढ़ों के दौरान निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। जी हाँ, प्रतिवर्ष जो है जो निक्षेपित मृदा होती है, नई मृदा जो बन करके आती है बाढ़ के पानी से के द्वारा, मिट्टी जो बह करके आती है और जो मिट्टी के ऊपर लेयर बना देती है, वो नई जलोढ़ कहलाती है। ठीक है, नई जलोढ़ मृदा खादर कहलाती है। और पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं दोस्तों? बांगर को, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो गए। तो जो भी कूट में होगा वही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है सभी का, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है, बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। काली मृदा के बारे में पूछ रहा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने बताया सबसे ज़्यादा काली मृदा का विस्तार कहाँ पाया जाता है दोस्तों? काली मृदा का सबसे ज़्यादा विस्तार जो पाया जाता है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश यहाँ दिया नहीं है, चलिए उसको छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद गुजरात का क्षेत्र, बिल्कुल हाँ गुजरात में पाया जाता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही आपका है, गुजरात में पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुछ हद तक पाया जाता है, हिस्से में पाया जाता है, तो ये भी इस तरह से हो जाएगा। बैसाल्टिक लावा से बनती हुई चट्टान है, ज्वालामुखी लावे से बनी हुई चट्टानें होती हैं ये। ठीक है, काली मृदा। फिर ये कह रहा है पंजाब वाले हिस्से में, तो ये है पंजाब वाले हिस्से में नहीं पाई जाती है काली मृदा। तो इस तरह से ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा का जो करेक्ट होगा वही हो जाएगा सही आपका ऑप्शन, बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न में, लाल मृदा के संबंध में बात पूछ रहा है कि लाल मृदा कहाँ पाई जाती है। तो लाल मृदा के बारे में आप जान लीजिए, सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में भी व्यापक रूप से ये पाई जाती है मृदा। ठीक है, इनके कुछ कुछ क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, दक्षिण उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मृदा लाल वाली कहाँ पाई जाती है? आपकी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए ये बात हो गई तो लाल मृदा के बारे में। आइए देखिए क्या कह रहा है, लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। बिल्कुल सही कह रहा है ये, रवेदार लाल चट्टानें पाई जाती हैं, उन्हीं क्षेत्रों में ये लाल मृदा का विस्तार हुआ है। क्योंकि ये कैसे पाई जाती हैं, ये चट्टानें कहाँ से पाई जाती हैं आपका ये कह रहे हैं कहाँ पाई जाती हैं? रवेदार चट्टान, जी हाँ, आग्नेय चट्टानों से ही बनकर के बनी होती हैं ये। ग्रेनाइट और नीस के टूटे हुए रूपों से लाल मृदा का निर्माण होता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन बिल्कुल दे रहा है आपका। लाल मृदा जल योजित होने पर पीली दिखाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाल मृदा में जल में डूब जाने से, जल से भरे रहने पर, गदगद होने पर क्या हो जाती है? ये पीली दिखाई देने लगती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। और इसकी एक खासियत होती है कि निचले वाले हिस्से में जहाँ पर ये पानी से प्रचुरता मिलती है, जिनके कण बारीक होते हैं, ठीक है, तलहटी वाले बेस वाले क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ पर क्या बड़ी उपजाऊ हो जाती है ये। ठीक है, महीन कणों वाली लाल मिट्टी और पीली मिट्टी मृदाएं सामान्यतः उर्वर होती हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये जब होंगी, जब इनके बारीक कणों यानी निचले हिस्से में जब पाई जाएंगी तो ये काफ़ी उर्वर होंगी। लेकिन अगर ये मोटे कणों वाली हैं और ऊपरी हिस्सों में हैं, उच्च भूमियों पर मृदाएं हैं, तो अनुर्वर होंगी। ये ध्यान रहे आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछता है, आपका क्वेश्चन पूछेगा कभी ना कभी निश्चित तौर से आपको। ठीक है, चलिए, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है, तो दोनों सही है दोस्तों यहाँ पर। चलिए, तो इस तरह से ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अब चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है लैटेराइट मृदा के संबंध में सत्य नहीं है? तो सही नहीं बताना है, ध्यान रखिए, सही नहीं है। किसके बारे में? लैटेराइट मृदा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है लैटेराइट मृदा के बारे में। कह रहा है पहले कि यह मृदा उच्च तापमान
और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। जी हाँ, ये लैटेराइट मृदा के बारे में कह रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। इसमें कह रहा है सही नहीं बताना है, तो ये सही है आपका स्टेटमेंट, बिल्कुल पाई जाती है यहाँ पर। यह बहुत अपक्षालित मिट्टियाँ हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपक्षालित हो गया, सही कह रहे हैं आप कि ये अपक्षालित मिट्टियाँ हैं। और फिर कह रहा है यह मृदाएँ प्रायद्वीप के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जी हाँ, पाई जाती हैं, सही है। ये मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ हैं। जी नहीं, पर्याप्त उपजाऊ नहीं है, ये पर्याप्त उपजाऊ नहीं है, ये गलत शब्द है यहाँ पर, गलत स्टेटमेंट दे दिया है, तो ये गलत है आपका, बाकी सभी सही है यहाँ पे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहना है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए अब इसमें दो स्टेटमेंट दे रहा है दोस्तों, देखिए दोनों में नंबरिंग कर देनी होगी, नंबर 1 नंबर 2, दो कथन है। अब बताना है इसमें से आपको क्या पूछा है, क्या इसमें ये स्टेटमेंट दिया है, कौन से कथन सत्य हैं दोस्तों, ये बताना है आपको। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहले नंबर पे, लवणीय मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलक्रांत क्षेत्रों में अनूपों में पाई जाती हैं। लवणीय मृदा, बिल्कुल अनूप मतलब क्या होता है, झील होता है। समुद्री पानी से निर्मित जो झील होती है वो कौन सी होती है, झील, अनूप झील होती है। पूर्वी तट पर पाए जाने वाले सभी जो है समुद्री पानी से निर्मित जो झीलें हैं वो अनूप झीलें कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए तो इसके बारे में बात कर लेते हैं आगे। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है डेल्टाई प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवणीय मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। डेल्टाई क्षेत्र में समुद्री जल के भर जाने से लवणीय मृदा का विकास होता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है मृदा अपर्दन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मृदा अपर्दन के संबंध में विचार करना है। चलिए बताइए क्या कह रहा है इसमें दोस्तों। इसमें कह रहे हैं कौन सा सत्य बताना है आपको। पवन, जल, मृदा अपर्दन के दो शक्तिशाली कारक हैं, बिल्कुल इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बिल्कुल सटीक जवाब है, सही है। समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा होने के बाद परत अपर्दन होता है। जी हाँ, कौन सा अपर्दन होगा, जब पानी खूब बरसेगा दोस्तों तो क्या होगा, तट का ऊपरी परत जो है कट जाएगी, कट करके मिट्टी बह जाएगी, तो क्या कहलाएगी वो, मूसलाधार वर्षा अपर्दन हो जाएगा। परत अपर्दन ही तो होता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है आपका। चलिए अगर अवनालिका अपर्दन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। जी हाँ, जहाँ पर ढाल इस तरह के होते हैं, ढाल ऐसे होंगे, तो तीव्र ढालों पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवनालिका अपर्दन होगा। कब होगा कि जब ये कटान बहुत ज़्यादा कर देगी, गहरे कटान कर देगी, तो इस तरह से अवनालिका अपर्दन जो होता है सामान्यतः तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में ही होता है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं मृदा के बारे में। कह रहा है मृदा के संबंध में, मृदा है और उसके बाद क्षेत्र है, सुमेलित करना है दोस्तों। चलिए फटाफट कर लेते हैं सुमेलित। कह रहा है लाल मृदा का विस्तार, लाल मृदा का विस्तार, दूसरे नंबर की जो लाल मृदा है लगभग कितना, 18.6% मैंने बताया था, सही दे रहा है सामने, बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहा है जलोढ़ मृदा का विस्तार, जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कितने परसेंट, 43% करीब में पाई जाती है, बिल्कुल ये ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद काली मृदा का नंबर तीसरे नंबर पर आता है, तो कितने परसेंट हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 16.6% था, लेकिन 15 दे रहा है, कोई बात नहीं, ये लगभग अगर अनुमान लगभग में कर रहा है तो सही है ये आपका। मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में कह रहा है, बाकी ऑप्शन बचा क्या, 4% का, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर आपको कूट के आधार पर देना होगा, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए नंबरिंग ABCD करनी चाहिए थी, यहाँ पर 1 2 और 3 और 4 के रूप में करना चाहिए था दोस्तों, तो आपका करेक्ट बन जाता। ए का देखिए 1 हो जाएगा, बी वाले पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, सी वाले पे आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और डी वाले पे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 3 4 और 2 का जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट हो जाएगा। 1 3 4 2, 1 3 4 2 का ऑप्शन कहाँ पर है, 1 3 4 2 का ऑप्शन आपका तीसरे पे है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों आपका ICAR सॉरी, यहाँ पर ICAR कह रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है, के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, देखिए ICAR ने, देखिए इसने दो, ICAR ने इंडियन रिसर्च एग्रीकल्चर इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर ने एग्रीकल्चर रिसर्च ने सॉरी दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इस इंस्टीट्यूट ने 2 तरह के क्लासिफिकेशन किए। एक तो बताया साधारण रूप से 8 प्रकार की मृदा और 27 प्रकार गौण मृदा की है। फिर इसने क्या किया है, USA का, ठीक है, USA की जो अमेरिकी कृषि विभाग है उसके आधार पर मृदा पद्धति का वर्गीकरण जैसे अमेरिका ने किया, उस हिसाब से इसने जो किया है भारत ने, ठीक है, भारत में जो किया गया है वो टोटल 7 प्रकार और एक अन्य प्रकार को किया है, तो कुल 8 प्रकार के उसने भी किए हैं। उसमें से क्या है, सबसे ज़्यादा इंसेप्टिसॉल मृदा का बारे में बताया है। 8 प्रकार की मृदाएं कौन कौन से हैं, 7 इसमें नाम दिया गया है और बाकी को एक अन्य प्रकार में सभी को रख दिया गया है दोस्तों। तो 7 प्रकार के प्रकार है, 8वां वो है। चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा है, पहले नंबर पर इंसेप्टिसॉल मृदा होती है, दूसरा है एंटीसॉल मृदा, तीसरा है एल्फीसॉल और चौथा है वर्टिसॉल मृदा। ये तो आपको 4 यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए
5वें नंबर पर जो है एरिडीसॉल मृदा होती है, एरिडीसॉल मृदा। 6ठे नंबर पर आपकी मृदा जो रखी गई है वो अल्टीसॉल है, अल्टीसॉल मृदा है, ठीक है, अल्टीसॉल। 7वें नंबर पर आपकी मृदा है मालीसॉल मृदा है, ठीक है। और 8वें नंबर पर अन्य का रखा गया है दोस्तों, अन्य का है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन किया गया। अब ये देख लीजिए भारत में जो आपका क्लासिफिकेशन किया गया है, ये सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है क्या है, इंसेप्टिसॉल मृदा, जो कि 39.74% इसका पूरा भारतवर्ष में विस्तार है। तो बहुत ज़्यादा विस्तार है इसका, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें भारतीय मिट्टियों का जो वर्गीकरण 39.74% जो है किसका है, इंसेप्टिसॉल मृदा का है। इसके बाद में आपका दूसरा नंबर 28.08% के साथ में जो पड़ता है एंटीसॉल मृदा का होता है। और तीसरा स्थान आता है 13.55% के साथ में आपका एल्फीसॉल मृदा का स्थान आ जाता है। और इसके बाद चौथा नंबर आपका आ जाता है वो 8.52% के साथ किसका आ जाता है स्थान आपका, वर्टिसॉल मृदा का। और 5वें नंबर पर जो आपकी मृदा है, 5वें नंबर की मृदा है एरिडोसॉल मृदा का जो विस्तार है वो 4.28% है, 4.28%, सॉरी 28, हाँ ठीक है, 4.28% है, सही है दोस्तों। फिर अल्टीसॉल मृदा का स्थान आता है जो कि 2.51% के साथ में है। फिर मॉलीसॉल का स्थान आता है 0.40% के साथ में है। इसके बाद में दोस्तों जो बचती है शेष मृदा वो 2.92% मृदा होती है, अन्य मृदाओं का स्थान आता है। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ICAR का, ठीक है। देखिए आपने देख लिया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा ये जो किया गया है, सबसे ज़्यादा क्या है, किस मृदा का पूछा है, वर्गीकरण के आधार पर भारत में किस मृदा का प्रकार, मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इंसेप्टिसॉल का। दूसरे नंबर पर किसका होगा, एंटीसॉल मृदा का। और तीसरे नंबर पर आपका होगा एल्फीसॉल मृदा का। और चौथे नंबर पर वर्टिसॉल। इस तरह से क्रम में आप बता देंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं प्रश्न को, अगले प्रश्न पे आते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है। निश्चित तौर से आपने बता दिया, पहली मृदा का लेटेराइट मृदा है, सबसे नंबर 1 स्थान पर। जलोढ़ मृदा है, सॉरी जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा नंबर 1 स्थान पर है आपका। दूसरे नंबर पर लाल मृदा है, तीसरे नंबर पर काली मृदा है, और चौथे नंबर पर लेटेराइट मृदा है। ये मैंने आपको अभी बताया पिछले प्रश्न में, ठीक है। तो देखो बता रहा है द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है, तो लाल मृदा आपकी हो जाएगी। द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा लाल मृदा है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आपका प्रश्न कह रहा है अपक्षय और अपर्दन जटिल भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये जटिल प्रक्रियाएं हैं, ये कह रहा है, ठीक है। अपक्षय अपर्दन जटिल भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो कि विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन से इन कारकों की प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी अपक्षय अपर्दन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये बताना है। भूमि के ढाल की प्रकृति, अगर ढाल बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, उसमें अपक्षय अपर्दन होगा, बिल्कुल सही है, ये सही है आपका। चलिए अगला देखते हैं, इसमें क्या और कह रहा है, जलवायु। जी हाँ, जलवायु भी आपका मृदा अपरदन का एक कारक है। अगर जलवायु खतरनाक टाइप की है, मतलब खूब वर्षा वाली है, तो मृदा अपरदन वहाँ पर होगा। फिर उसके बाद वनस्पति है, वनस्पति का स्वरूप जो है जी हाँ ये भी करता है आपको। तरंगे और ज्वार ये भी आपका करेगा। और पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण ये नहीं है, ये नहीं मृदा अपरदन को कारक, मतलब अपक्षय अपर्दन का कारक ये नहीं होता है दोस्तों। बाकी तीनों आपके, चारों आपके हैं बिल्कुल। तो कूट में आप देखिए जो भी आपका होगा पहला दूसरा तीसरे का, वही पहले दूसरे तीसरे चौथे का ऑप्शन, तो वही सही हो जाएगा। इसमें 2 नंबर पे है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। 3 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है, यहाँ पर सही बताने का है आपको, ठीक है। कह रहा है काली मृदा में फास्फोरस नाइट्रोजन जैव तत्व अधिकतम पाए जाते हैं। देखिए यही गलत हो गया दोस्तों। काली मिट्टी में फास्फोरस नाइट्रोजन और जैव तत्व की अधिकता नहीं पाई जाती, कमी पाई जाती है, ठीक है। फिर कह रहा है परंतु चूना, लोहा, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। नहीं दोस्तों, यहाँ अधिकता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। तो ये थोड़ा कूट बदल दिया है। अगर आपको मैंने जो बताया है वो करेंगे तो सही हो जाएगा, वैसे इसमें दिया गया था गलत, तो हिसाब से आपका गलत ये हो जाएगा। चलिए दूसरा कह रहा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू जैसे वृक्ष वाली खेती के लिए लाल लैटेराइट मृदा उपयुक्त है, ये आपका कह रहा है। तो बिल्कुल सही है बात, ये यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा वगैरह पाई जाती है, तो यहाँ पर ये चीज़ें सही हैं। फिर कह रहा है पंजाब, हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर है, पहला करेक्ट नहीं है दोस्तों। तो दूसरा तीसरा का ऑप्शन जो दे रहा है 4 नंबर पर दे रहा है, तो ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है मृदा क्षरण की समस्या से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या क्या कह रहा है, 4 तरह के इसमें ऑप्शन दे रहे हैं, 4
चारों में से आपको देखना है। कह रहा है उच्च ढालों पर भूमि की जुताई, क्या कह रहा है, मृदा क्षरण की समस्या से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यानी मृदा क्षरण की समस्या से संबंधित कौन कौन है इसमें, तो ये आपको बता देना है, फटाफट जवाब दीजिए आप। कह रहा है उच्च ढालों पर भूमि की जुताई, उच्च ढालों पर भूमि की जुताई बताना क्या है, ये भी थोड़ा देख लीजिए, प्रश्न नीचे प्रश्न पढ़िए तब आप जवाब दे पाएंगे आसानी से। उपयुक्त में से उपाय मृदा क्षरण समस्या को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक, यानी नियंत्रित कौन करेगा, मृदा क्षरण को नियंत्रित करने वाला कारक आपको बताना है। तो उच्च ढालों पर जुताई कर देंगे तो नियंत्रित करेगा, बिल्कुल पानी बह जाएगा, बिल्कुल दोस्तों मिट्टी बह जाएगी उसके साथ, पानी के साथ, तो ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं है। फिर कह रहा है अपर्दनग्राही ढालों पर समोच्च जुताई होगा, दोस्तों यहाँ पर गलत लिखा है, समोच्च जुताई होगा। अपर्दनग्राही ढालों पर समोच्च जुताई, बिल्कुल हाँ ये हो जाएगा तब। कृषि की पट्टीदार जुताई, जी हाँ, कृषि की पट्टीदार जुताई जो है आपकी है, जिसे स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं, ये बिल्कुल आपके लिए है, ये सुरक्षा करेगा, ये क्षरण को रोकेगा दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। फिर चौथा कह रहा है पहाड़ी और पठारी प्रदेशों में पशुधन की संख्या को नियंत्रित करें, जी हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या होगी तो उतने उसके पैरों के खुर से जो है मिट्टी की कटान होगी और वो अपचय अपर्दन का कारक बनेगा। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथे का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जो कि मृदा क्षरण की समस्या को रोकेगा, तो बी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे दूसरे नंबर का। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है इस मृदा का विकास सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाले दशाओं में हुआ है तथा गहरे निम्न भागों में यह दोमट है, निचले भागों में इसमें कपास, गेहूं, दाल आदि पैदा की जाती है। उपयुक्त विवरण किस मृदा के बारे में, बहुत बढ़िया बात है, मैंने बताया था आपको किसके बारे में, अभी मैंने बताया आपको किस मृदा के बारे में, इस प्रश्न के पहले आपने देखा है, बहुत अच्छी तरीके से दिमाग पे अगर जोर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने बताया है लाल मृदा जो है यह दो तरह की पाई जाती है। एक तो निचले हिस्से में जो वहाँ पर होती है वो दोमट मिट्टी के रूप में कार्य करती है और वहाँ पर बहुत उपजाऊ होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें यानी गेहूँ, कपास और दालें इस तरह की कृषि की जा सकती है। लेकिन जो ऊँचे वाले हिस्से होते हैं वहाँ पर मोटे दानों वाली जो लाल मृदा होती है वो अनुर्वर होती है दोस्तों। तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर देखिए कह रहा है गहरे भागों में, गहरे निम्न भागों में यानी निचले वाले भागों में दोमट मिट्टी जो पाई जाती है वो गेहूं, कपास और दाल की पैदावार के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, बढ़िया है। तो इसमें से कौन सी मृदा हो जाएगी, लाल मृदा के बारे में कह रहा है, ये बात कही गई। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने देखा 20 प्रश्न की ये श्रृंखला देख ली। उम्मीद करता हूँ ये श्रृंखला के प्रश्न आपको बहुत समझ में आए होंगे और आपकी एक समझ अच्छी विकसित हुई होगी भारतीय मृदा के बारे में। तो इसी तरह से मेहनत करते रहिए। बाकी शेष श्रृंखलाओं के साथ आप लोगों से मिलते हैं हम लोग, और जिसमें आप लोग बाकी मृदा के बारे में भी हम लोग जानेंगे और भी बहुत सारी इनके अंदर की गहराई जो बातें हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ऐसे मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।